हम्म हम्म चांदना, चंदना, चांदना, you raised your hand with some problem. हेलो, हेलो चांदना, और चांदना, you raised your hand. हेलो बच्चों, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आई एम ऑडिबल टू यू? आई एम Yes, ऑडिबल। sir. Yes, sir. सो कैन बी स्टार्ट नाउ? हम्म Yes, sir. ओके। हम लोग कहाँ थे? क्या डिस्कस कर रहे थे? Sir, fragments of DNA using restriction enzymes करना था हमें. यस, कम। सो हियर, है ना, यहाँ थे हम लोग। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके हम क्या करेंगे? इसके फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें आगे। हम्म बच्चों, Yes, sir. आगे चलें इसके। Yes, sir. ओके, नाउ हम बात करेंगे आपसे किसकी? पीसीआर की। किसकी हम बात करेंगे? पीसीआर की, यानी एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए बाय यूजिंग पीसीआर। ओके, आइए देखें, लिखें। सो देयर इज दिस मेथड इज हेलो, no, it's before that we will like go to isolation and fragmentation of the DNA by, है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो थर्ड जो होगा, आपको सुनाई दे रहा है बच्चों? Yes. मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि आपको सुनाई दे रहा है, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। हम्म सेपरेशन एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट by gel electrophoresis, by gel electrophoresis। ओके, तो हम यहां पर बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है। तो सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फिगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ, ये जो हमने जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया और उसने इसके बहुत सारे पीसेस कर दिए डीएनए के, अब इन डीएनए के पीसेस को हमें चाहिए प्योर, है ना, अलग। मतलब मुझे, हमें वो एग्जैक्टली वही डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए जो डिजायर डीएनए रखता है, जिसके अंदर हमारा डिजायर जीन है, वो फ्रेगमेंट हमें डीएनए का चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या यूज करेंगे हम? मेथड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज an instrument. I'm just showing you, just a minute. I'm just showing you for the gel electrophoresis. अच्छा, इलेक्ट्रो मतलब तो आप समझते हैं,
Yes, sir. इलेक्ट्रो का मतलब है ना, इलेक्ट्रिक करंट मीन चार्ज, चार्ज, ठीक है। और चार्ज के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स, फोरेसिस मींस मूवमेंट, तो चार्ज के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स अगर होता है तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं इसे हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। समझे? द मूवमेंट along with the electric charge. Just look here, I'm just showing you the this machine. Just a minute. देखिए, दिस इज द मशीन, इट्स विजुअल टू यू बच्चों, दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. So this is a gel electrophoresis machine. Okay, so this part is connected with the negative electrode, है ना? This part connected with the positive electrode. देखिए, दिख रहा है आपको? Yes. है ना? So this is the anode. Okay, this is the cathode. Clear? अभी समझे आप? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हम मशीन देख रहे हैं। मशीन आप, है ना, इस तरीके की मशीन होती है, इसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। आई बात समझ में? तो जरा देखें, जैसे हमने फ्रेगमेंट जो किए हैं, इसमें हम क्या यूज करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, देखिए जेल, है ना, तो इलेक्ट्रो का मतलब तो आप समझ ही गए, चार्ज, है ना, चार्ज, एंड फोरेसिस मींस मूवमेंट, मूवमेंट, यानी मूवमेंट जो है दैट्स अलोंग विद द चार्ज, मूवमेंट अलोंग विद द चार्ज। समझे आप? movement along with the charge. Now look here. Here we use gel. Gel का हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे? जनरली we use agarose gel. क्या यूज करते हैं हम? एग्रोज जेल। तो ये जो एग्रोज जेल है, ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, पता है आपको? कहां से मिलता है ये? हाँ, एग्रोज जेल कहां से ऑब्टेन किया जाता है? आपने पढ़ा होगा प्लांट्स में बच्चों। हेलो? हेलो बच्चों? Agar, agar. अरे अगर अगर ही एग्रोज है, ऑब्टेन कहां से Algae. किया जाता Algae. है ना? अगर algae, sir. Yes, sir. एल्गी, है ना, सी, जेली, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, है ना, उन सब से ऑब्टेन किया जाता है ये, है ना। सी वीड्स कहते हैं उन्हें। कहां से ऑब्टेन किया जाता है ये? सी वीड। ओके, सो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वीड। क्लियर? तो एग्रोज जेल जो है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वीड। ओके, समझे? एंड इस जेल को क्या Yes, किया, sir. जस्ट अ मिनट, इस जेल को हम क्या करते हैं? सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई, है ना, जेल को हम क्या करते हैं, इसे सॉलिडिफाई। समझे? ओके, एंड इट गिव्स सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट समझते हो? ये जो जेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है पता है आपको? जेल इज अ हेलिकल, लाइक इट्स फॉर्म हेलिक्स, हेलिक्स,
पूरा नेटवर्क जैसा फॉर्म करता है ये। तो जेल जो है वो कैसा इफेक्ट देता है? हेलो, इट्स सीविंग। Sieving effect. सीविंग Sieving इफेक्ट। effect. ओके, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? जेल ना। हम्म। तो जेल जो है सॉलिडिफाई, है ना, होता है एंड इट गिव्स सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट कैसे देता है? आइए हम लोग, इतना आपको यहाँ तक क्लियर है क्या? इंस्ट्रूमेंट देख लिया आपने कैसा Yes. है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ना लुक हियर, नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे हम लोग आगे और देखेंगे। जस्ट मिनट। हम्म। एक और डायग्राम मैं आपको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सी लुक हियर, सीविंग इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो सीविंग इफेक्ट क्या होता है देखें। इस तरीके का जेल दिखता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद में इस तरीके से ये दिखेगा, इन दिस वे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द जेल गिव्स दिस टाइप ऑफ द लुक। दिख रहा है आपको? दिखा? Yes, sir. सो इस तरह का आपको ये लुक देगा जेल, है ना, बिल्कुल हेलिकल है। तो जेल है ना, तो जेल जो होगा एग्रोस जेल, ठीक है। तो एग्रोस जेल जो है दैट गिव्स कैसा? सीविंग, है ना, सीविंग इफेक्ट। तो उस छलनी की तरह है। तो उसमें क्या होता है, जो डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो उस छेदों के बीच में से निकल के आएंगे, है ना, जो उनमें छेद बन, जो वो बीच बीच में दिख रहा है आपको, जो पोर्स है, उन पोर्स में से जो थ्रेड है डीएनए का वो निकल कर आएगा। नहीं समझे आप? नहीं समझ रहे हैं आप? हेलो, हेलो बेटा। समझ रहे हैं Yes, sir. sir. समझ रहे हैं sir. हाँ, अब देखिए जरा। हम्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इसको जो है इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने जेल डाला हुआ है ना, जेल डाला हुआ है और उसे सॉलिडिफाई किया है। क्या किया? उस जेल को सॉलिडिफाई। आई बात समझ में? ठीक है। एंड आपको ये पता होगा कि डीएनए जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। पता है आपको? डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो यहां पर हमने क्या बनाया है? वेल्स। देखा, कट लगाया है। वेल्स क्या बनाया है यहां पर? वेल्स। क्या बनाया है यहाँ पर? Wells। और इन वेल्स में हमने क्या किया है? मैं आपको एनसीईआरटी का भी फाइनल डायग्राम इसमें रखता हूँ। सारे डायग्राम एक साथ हो जाएंगे तो आपको सही रहेगा। एनसीईआरटी का डायग्राम देखा है आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस का? हम्म। Yes, sir. हम्म। Yes, उसमें sir. ये डायग्राम में देखें।
देखिए ये डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किए, देखिए वी क्रिएटेड वेल्स, वेल्स क्रिएट किए, है ना। यहाँ पर इसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, नेगेटिव से इसको हमने किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, समझ गए, ओके। और यहाँ पर हमने क्या किए, वी क्रिएटेड वेल्स, वेल्स बनाए, और यहाँ पे हमने डीएनए का जो सैंपल है वो क्या कर दिया, इन वेल्स में लोड कर दिया, है ना। वी लोड द सैंपल ऑफ, है ना, वी लोड क्या, डीएनए फ्रेगमेंट इन दीज वेल्स, क्लियर। इन वेल्स में हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या कर दिया, लोड कर दिया, ठीक है ना। और इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ, देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसे किससे कनेक्ट किया हुआ है हमने, पावर सप्लाई से, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, तो यहाँ पर है ना नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो किस तरफ मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स, हेलो, Positive Positive charge. charge. इट विल मूव टुवर्ड्स Positive end, एनोड, sir. मींस पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा। आई बात समझ में। और यहाँ पर जो जेल बिछा हुआ है, ये जेल ऐसे सिंपल नहीं है, मैंने आपको बताया था, इट इज अ लाइक इट्स अ हेलिकल, पूरा छलनी जैसा है, सीप के जैसा है, ये देखिए यहाँ पर, है ना, सीप के जैसा है बिल्कुल, दिख रहा है यहाँ पर। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही चार्ज डेवलप होगा, तो ये डीएनए के थ्रेड जो है दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अब आपको मालूम है जो हल्के छोटे थ्रेड होंगे दे मूव फार्दर, है ना, वो ज्यादा दूर तक जाएंगे और जल्दी जाएंगे, है ना। और जो जितने बड़े बड़े जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्रेगमेंट्स होंगे, वो धीरे धीरे मूव करेंगे, समझे। स्मॉलर द फ्रेगमेंट, Yes, sir. फार्दर इट मूव्स, है ना। जितना स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, स्मॉलर द फ्रेगमेंट, फार्दर इट Moves. मूव। ठीक है ना। जो जितने छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, दूर तक क्या करेंगे, मूव करेंगे, ओके। इट इज क्लियर टू यू, एनी प्रॉब्लम इन इट, एनी प्रॉब्लम इन इट, No, sir. ओके फाइन। No, sir. अब आगे देखें, अब हम क्या करेंगे, तो डीएनए के फ्रेगमेंट, सारे फ्रेगमेंट क्या हो गए, अभी सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, है ना, अलग अलग चले गए हैं, वो इधर उधर सब मूव, है ना, इधर उधर मूव कर गए, कोई आगे है कोई पीछे है, इस तरीके से जो सबसे छोटा होगा वो आगे होगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इन स्ट्रेंथ्स को, ये जो है ना, इनको ये जो है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ना, विजिबल तो होंगे नहीं अभी हमें, अभी हमें ये विजिबल तो होंगे नहीं, तो हम कैसे इन्हें कैसे विजुलाइज करेंगे, क्या करेंगे हम इसे क्या करेंगे, इन थ्रेड को स्टैन करेंगे किससे, एक डाई से, एक डाई, डाई का नाम क्या है, द डाई इज ईडी, क्या नाम है उस डाई का, द डाई इज ईडी। व्हाट डू मीन बाय ईडी, एंड दिस इज इथिडियम ब्रोमाइड, ये क्या है, द डाई का नाम क्या है, ईडी, दिस इज इथिडियम ब्रोमाइड, समझे। अब डाई से स्टैन करेंगे तो क्या हमें ये फिगमेंट्स नजर आएंगे, क्या हमें ये फिगमेंट्स नजर आएंगे, क्या सिर्फ स्टैन Yes, करने sir. से Yes. नहीं आएंगे नजर, अभी भी नहीं आएंगे। व्हेन दिस, अब इन फिगमेंट्स को हम एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज, एक्सपोज अंडर द, UV rays. अंडर द यूवी रेज, अंडर द यूवी रेज, है ना। जब हम मैंने अंडर द यूवी रेज, तो हम क्या देखेंगे, हेलो, Yes, sir. यूवी रेज तो हमें कैसे बैंड नजर आएंगे, जब हमें यूवी रेज में देखेंगे हम, तो हमें
ऑरेंज कलर के बैंड्स क्या होंगे, नजर आएंगे। नहीं समझे? ऑरेंज कलर के थ्रेड्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो हम पहले से इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करेंगे, और उसके बाद में इसे हम अल्ट्रावायलेट रेज में देखेंगे तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आए। क्या नजर आएंगे हमें? ऑरेंज कलर के बैंड्स। नहीं समझे? हेलो बेटा, समझ गए सर। है ना? तो ऑरेंज कलर के हमें बैंड्स नजर आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन बैंड्स को क्या करेंगे, वी विल कट आउट दीज बैंड्स, है ना? इन बैंड्स को हम क्या करेंगे, कट आउट। ठीक है ना? तो कट आउट करेंगे, देखें जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक चीज, है ना? कट आउट करेंगे तो क्या करेंगे इसके साथ, देखें। आई, तो ऑरेंज है ना, वी, जब हमें दिखेंगे ऑरेंज कलर बैंड, देन वी कट आउट, वी कट आउट दीज फ्रेगमेंट्स फ्रॉम डिजायर्ड फ्रेगमेंट, है ना? डिजायर्ड फ्रेगमेंट याद रखें, डिजायर्ड फ्रेगमेंट, वी कट आउट we cut out the desired fragment from gel, and this process is called, क्या कहते हैं इसे, the process is called elution. This process is called elution. सुना है क्या आपने? हेलो, इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। कट आउट करने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इल्यूशन। हेलो बच्चों, यस सर। तो इस फ्रेगमेंट को हम कट आउट करेंगे, डिजायर्ड फ्रेगमेंट को, है ना? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। कट आउट की जो प्रोसेस है, जो कट करके, है ना, उसको हम यहां से ऐसे कट करके, है ना, जेल के साथ में उसको हम हटा लेंगे, जो डिजायर हमारा फ्रेगमेंट है। तो उस प्रोसेस के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, इल्यूशन। उस प्रोसेस के लिए हम क्या टर्म यूज ओके करेंगे, सर। इल्यूशन। इसे याद रखें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्लियर? सो इस तरीके से हम डीएनए फिगमेंट्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, हेलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। कुछ लिखाना है मुझे? No, मैं sir. कुछ नोट कराना है क्या मुझे? नो सर। तो क्या हम आगे चलें? यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ हमने अब डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रेगमेंट को, क्या करेंगे हम इस फ्रेगमेंट को Amplify. एम्पलीफिकेशन करेंगे, है ना? एम्पली एम्पलीफिकेशन करेंगे, और एम्पलीफिकेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, है ना? देखें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, है ना? एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, समझ गए? तो पीसीआर का यूज करके हम जीन को क्या करेंगे, एम्पलीफाई। ओके, ठीक। देखिए, जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना एक समय पहले, है ना, इट इज लाइक बिगेस्ट चैलेंज, कि हम जीन की कॉपी कैसे बनाए। जीन की कॉपी दो ही तरीके से बनाई, एक ही तरीके से बनाई जा सकती थी पहले, जीन क्लोनिंग। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना बच्चों? तो जीन की जो यस सर। जीन की Yes, जो sir. कॉपीज है, जीन की जो कई मल्टीपल कॉपीज है, वो एक ही तरीके से बनाई जा सकती थी, एंड दैट इज द क्या, जीन क्लोनिंग। यानी हम जो फ्रेगमेंट है उसको बैक्टीरिया वगैरह के अंदर रखें,
डालें और फिर बैक्टीरिया जो है डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, तो एक से ज्यादा कॉपीज बनेंगी। एंड यू नो इट इज like very lengthy process, very hectic process, very lengthy process, है ना, और बहुत टाइम लगता है इसमें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारा कि हम जो है किस तरीके से कम टाइम में, और है ना, कम टाइम में जो है ज्यादा डीएनए को एम्पलीफाई कर पाए। और इसका जो है ना, जो क्रेडिट जाता है वो कैरी मोलिस को जाता है। किसको जाता है? कैरी मोलिस, है ना। तो कैरी मोलिस जो है उन्होंने डिस्कवर किया पीसीआर, उन्होंने इन्वेंट किया पीसीआर को सबसे पहले। आई बात समझ में? कौन? कैरी मोलिस, है ना, अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे ये, है ना, अमेरिकन बायोकेमिस्ट। देखिए, अमेरिकन बायोकेमिस्ट, फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड, एक मिनट, नाम क्या है उनका? बायोकेमिस्ट कैरी मोलिस। ओके, इन्वेंटेड पीसीआर, है ना, फर्स्ट टाइम। तो कैरी मोलिस जो है इस अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी, है ना, उन्होंने इसे डिस्कवर किया। ही गॉट द नोबेल प्राइज आल्सो, केमिस्ट्री में इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। आई बात समझ में? और इसकी हेल्प से, है ना, हम मल्टीपल कॉपीज, बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है ना, नॉट इन डेज, है ना, आवर्स और मिनट्स में हमें मिल सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर वी कैन गेट द मल्टीपल कॉपीज, बिलियंस ऑफ कॉपीज इन मिनट्स और आवर्स, नॉट इन डेज। क्लियर? हम्म। Yes, sir. तो Yes, sir. डीएनए पॉलीमरेज जो है, सॉरी, अब इसको इस प्रोसेस के इस जो है जो पीसीआर है ना, तो पीसीआर को हमने क्या कहा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, पीसीआर को हमने कहा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसका यूज जो है ना, बहुत सारी चीजों में है। मतलब जीन को एम्पलीफाई करने में तो है ही, इसके अलावा डिजीज को डायग्नोज करना, बहुत और भी बहुत सारी चीजों में हम पीसीआर का यूज करते हैं। बहुत सारी बीमारियों को हम पीसीआर की हेल्प से डायग्नोज कर सकते हैं बहुत अर्ली स्टेज में, जब बीमारी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, लाइक बीमारी के अभी सिम्टम्स भी नहीं है, सिर्फ पैथोजन बॉडी के अंदर गया है, उसी समय हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में कोई पैथोजन गया है। भले ही वो बहुत ज्यादा नंबर ना हो उसके पैथोजन के, बहुत ज्यादा वो मल्टीप्लाई ना किया हो बॉडी के अंदर, अभी कोई सिम्टम्स भी अपियर नहीं हो, तब भी हम पता लगा सकते हैं पीसीआर से। तो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स को हम पता लगा सकते हैं। सो एक मतलब बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था ये, है ना, साइंस में पीसीआर की का इन्वेंट होना। तो इसमें हमने क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, पीसीआर जो है वो डीएनए को सिंथेसाइज करता है ना, डीएनए के टेम्पलेट पर। तो सबसे पहले हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? डीएनए, समझे? हेलो, हेलो बेटा। Yes, sir. अब डीएनए, Yes, sir. डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब डीएनए, क्योंकि जो पीसीआर का जो प्रोसेस है वो काफी हाई टेम्परेचर पे होता है, कम से कम 50-60 के आसपास, तो है ना, कुछ प्रोसेस 94 में होती है, कुछ प्रोसेस 50 के आसपास होती है, कुछ प्रोसेस 70 के आसपास होती है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है इसका। और जनरली एंजाइम आपने देखा होगा वो 30-35 तक उनका मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसके बाद उनकी एक्टिविटीज डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। पता है आपको? है ना, डिनेचर हो जाते हैं एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर। Yes, sir. तो अब हमें कोई ऐसा एंजाइम चाहिए था, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि
हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहे, स्टेबल, लाइक हाई टेम्परेचर पर भी वो काम करे। इस तरीके का डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज हमें मिला कहां से, थर्मस एटुकस बैक्टीरिया। एंड उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम क्या है, टैक पॉलीमरेज। सुना है? एंड दिस बैक्टीरिया लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स, है ना? आई बात समझ में? कहा मिलता है आपको ये, हॉट स्प्रिंग्स में, है ना? इट्स फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क। सुना आपने येलोस्टोन नेशनल पार्क? हम्म। हे बच्चों, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? No, sir. सुन रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. So what is said, Anna? I said like DNA polymerase. We need that kind of DNA polymerase which can stable on high temperature, because generally enzymes denature, Anna, at high temperature. Enzyme get denature. I was समझ में like 30, 35 or 40 के around the है ना enzymes get denature. So we need like the enzyme which can stable on high temperature, and this enzyme we got from Thermus aquaticus bacteria. So we named it Taq polymerase. हमने क्या नाम रखा उसका, Taq polymerase, and it's found in the hot springs of Yellowstone National Park. Okay. Yes, sir. Any problem in it? No, sir. No, sir. And for this process is completed in 3 stages, है ना? इसको पीसीआर की जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स में, है ना? आइए देखें। इट्स कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। क्या क्या है वो? सबसे पहले denaturation, then annealing, and then polymerization. Clear? हेलो Yes, हेलो sir. बच्चों। Clear. Yes, sir. तो 3 स्टेप्स इसके अंदर, डिनेचुरेशन, एनिलिंग, पॉलीमराइजेशन, है ना? समझे? पॉलीमराइजेशन इस और इसे हम और क्या कहेंगे, प्राइमर, क्या एक्सटेंशन, क्या कहेंगे इसे हम, प्राइमर एक्सटेंशन। क्लियर? हेलो। Yes. सो 3 स्टेजेस में हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, डिनेचुरेशन, एनिलिंग, पॉलीमराइजेशन एंड प्राइमर एक्सटेंशन। ओके, क्या हम आगे चलें? Yes, sir. ओके, आइए देखें। हम्म, एक पिक्चर आपको मैं सेंड कर रहा हूं, देखें। तो सेंड क्या कर रहा हूँ, उसी की पिक्चर है, एनसीईआरटी की, पीसीआर की। आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर।
देखा है आपने ऐसा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज योर पीसीआर। पीसीआर का सारा प्रोसेसेस है। आइए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी डीनेचुरेशन, है ना, तो डीनेचुरेशन में हमें क्या चाहिए होता है? एक सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? डीएनए, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, हेलो बच्चों। Yes, sir. तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब हमें मिलेगा, हम उस पर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, कितना? 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, इनके जो नाइट्रोजन स्पेसिस हैं, उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा? दोनों पिगमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। समझे? हेलो, Yes, sir. है ना, तो दोनों जो पिगमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। देन वी नीड टू, देन हम क्या करेंगे? एनिलिंग। एनिलिंग में हमें क्या जरूरत पड़ेगी? प्राइमर्स की। प्राइमर्स क्या होते हैं? या तो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। ऑलिगो का मतलब है शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड, है ना। ऑलिगो मतलब कम होते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ऑलिगो है। लाइक समथिंग 18 के आसपास न्यूक्लियोटाइड होंगे। नहीं समझे? तो वी नीड प्राइमर। प्राइमर क्या है? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड है। वी गेट दिस फ्रॉम आरएनए। कहां से मिलते हैं हमें ये प्राइमर्स? आरएनए से। हेलो, हेलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. समझे, समझे मेरी बात? तो अब हम क्या करेंगे? इसको लाइगेशन करेंगे। लाइगेशन, है ना, मतलब हम प्राइमर को क्या करेंगे? लाइगेट करेंगे उसके साथ में। एनिलिंग का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग, ज्वाइन कराना। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ, तो हमने देखिए, हमने यहाँ दोनों स्टैंड जो अलग सेपरेट किए हमने, उन दोनों पे हमने एक शॉर्ट चेन जो है ना, मतलब एक प्राइमर जो है यहाँ पर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करा दिया। है बात? क्योंकि जो नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे वो किस तरफ ऐड होंगे? टूवर्ड्स 3 प्राइमर। समझे मेरी बात? नए न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो कहाँ पे ऐड होंगे? तो यहाँ पर काम करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर काम करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। और नए नए न्यूक्लियोटाइड को क्या करता जाएगा? ऐड करता जाएगा। Yes, sir. समझ गए? तो एनिलिंग में टेम्परेचर कितना होगा? कितना टेम्परेचर यूज करते हैं हम लोग एनिलिंग में? 50 से लेकर, है ना। तो एनिलिंग में हमने टेम्परेचर यूज किया 50 to 60 सेल्सियस, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? प्राइमर का को है ना का लाइगेशन करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन कराएंगे प्राइमर्स को। प्राइमर्स क्या होते हैं? दे आर द ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं? शॉर्ट चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये। आरएनए, आरएनए से इन्हें हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द आरएनए। क्लियर? क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और अब हमने प्राइमर जैसे ही ज्वाइन कराया, उसके बाद में हम एंजाइम, है ना, कौन सा यूज होगा यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज। वो कौन सा है? टैक पॉलीमरेज। कौन सा है? टैक पॉलीमरेज। और नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो जाएगा? नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा? प्राइमर एक्सटेंशन। थर्ड जो होगा दैट इज प्राइमर एक्सटेंशन। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, और क्या कहेंगे हम? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर कितना जरूरी होगा पॉलीमराइजेशन के लिए? 72 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर होगा? 72, 72 डिग्री सेल्सियस, है ना। और उसके बाद में प्राइमर जो है एक्सटेंड करेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा। इस तरह से आप देखेंगे एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए। ऐसे जब 30 साइकिल होंगी, 30 साइकिल जब होंगी,
तो कितना डीएनए बन जाएगा? 1 बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन कॉपीज बन जाएगा। एंड ऑफ द 30 पीसीआर साइकिल। 30 साइकिल का मतलब समझ रहे हो? 2 को डाला जाएगा, फिर 4 को डाला जाएगा, इस तरीके से मल्टीपल। हेलो, यस सर, Yes, समझ रहे हैं। sir. ठीक है। तो इस तरीके से 30 साइकिल में कितनी बनेंगी? 1 बिलियन कॉपीज बनेंगे, और इसको हम पर साइकिल निकाल सकते हैं क्या? 2n, 2n ऐसे। तो n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पर क्या है? 30। नंबर ऑफ साइकिल। n इज द नंबर ऑफ साइकिल, समझे? तो 2n क्या बनेंगे? क्या क्या बनेंगे? डीएनए। डीएनए, है ना? n नंबर ऑफ साइकिल्स। क्लियर? सर हमें आरएनए, ये जो प्राइमर है सर, ये भी उतने ही चाहिए होंगे, 1 बिलियन। हाँ, हर में लगाना पड़ेंगे आपको, हर यस किसी सर। में, हर उसमें लगाएंगे, बिल्कुल। ओके सर। क्लियर हुआ? अब ये बात की, इस तरह से हमने डीएनए को क्या कर लिया? एम्पलीफाई। एनी प्रॉब्लम इन इट? नो सर। ओके, क्या हम आगे चलें? सर हम हाई टेम्परेचर की यूज करते हैं। क्योंकि जो ब्रेकडाउन ज्वाइनिंग वगैरह जो होता है, भाई आप अगर आपको किसी दो लोहे की रॉड को ज्वाइन करना है, तो वो उनका वो ऐसे तो ज्वाइन नहीं हो जाएंगे ना। यू हैव टू अप्लाई सर्टेन टेम्परेचर, तभी तो ज्वाइन होगा। आपको ओके ब्रेक सर। करना है, आपको ब्रेक करना है, ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको एक सर्टेन टेम्परेचर तो देना पड़ेगा, समझे? ओके सर। ओके। सो यहाँ पर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। ओके। नाउ हम बात करेंगे आपसे अदर यूज ऑफ द पीसीआर, अदर यूजेज ऑफ द पीसीआर। ठीक है, क्या है अदर यूजेज ऑफ पीसीआर, क्या है? ठीक है, आइए जरा देखें। और मैंने अभी आपको बताया था कि पीसीआर के और क्या यूजेज हैं। हम्म, Diagnosis. है ना? डिजीज के डायग्नोसिस करना, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाना, देयर इज मेनी यूजेस। आइए देखें हम लोग। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या है डायग्नोसिस ऑफ द पैथोजन। ओके, look here. The pathologists use techniques based on the detecting specific enzymes or antibodies against disease-related proteins, but these techniques cannot be used for detecting infectious agents that are difficult to culture, that persist at very low level in infected cells. To overcome to overcome these problems, PCR-based assay have been developed that detect the presence of gene sequence of a infectious agents. ये बात समझ में आया आपको? हेलो, जैसे जैसे बहुत सारे इन्फेक्शियस, जैसे वायरस है, वायरस को कल्चर नहीं कर सकते हम लोग, है ना? उनकी डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है, समझे मेरी बात? तो, तो इनको इजीली इनको डिटेक्ट किया जा सकता है किसकी हेल्प से? उन सीक्वेंस को, जेनेटिक मटेरियल के जो सीक्वेंस है उनको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। हेलो, ओके सर। नेक्स्ट देखें। सेकेंड यूज क्या है? डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, है ना? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से कोई म्यूटेशन हुआ है, जैसे पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक म्यूटेशन that is responsible for
causing particular genetic disease before the actual onset of the disease. By using PCR, phenylketonuria, muscular dystrophy, sickle cell anemia, AIDS, hepatitis, chlamydia, and tuberculosis can be diagnosed. समझे? तो PCR can be used to detect the presence of specific mutation that is responsible for the causing particular genetic disease before the actual onset of the disease. ठीक है, तो बहुत अर्ली एज में ही अगर हमें पता लग जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम जीन थेरेपी के थ्रू हम उस फॉल्टी जीन को क्या कर सकते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। समझे? Yes, sir. आजकल आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना, बहुत सारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को, अगर वो अर्ली स्टेज में अगर हम अगर पीसीआर का हम यूज करें और कोई भी बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर होगा वो अर्ली एज में समझ में आ जाएगा। उसी समय हम क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी की हेल्प से उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। समझे? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पीसीआर is of immense value in generating abundant amount of DNA for analysis. The DNA fingerprinting technique used in forensic science to link a suspect DNA, है ना, टू द डीएनए रिकवर्ड एट द क्राइम सीन। आपको पता है ना, क्राइम सीन पे जो भी सैंपल आपको मिला है डीएनए का, उसको हम जो सस्पेक्ट है हमारा उसके डीएनए से हम मैच कराते हैं। आई बात, तो इस तरह से हम क्राइम वगैरह में भी, है ना, क्रिमिनल्स को पकड़ने में यूज करते हैं इसका। ओके, समझे आप बेटा? Yes, sir. इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको, आई थिंक। नहीं है? आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. सर ओके, नेक्स्ट देखें। यस, फोर्थ क्या है, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, तो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे तो पीसीआर इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरमेंट, सैंपल्स ऑफ सॉइल, सेडिमेंट्स एंड वाटर, है ना। PCR is also used to detect the microorganism from environment, sample of the soil, sediments and water, है ना। तो उसमें कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है तो उसको भी ये इजीली क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। इन प्रीनेटल डायग्नोसिस it is useful to detect genetic disease in fetus before birth. If the disease is not curable तो हम क्या, है ना, एबॉर्शन को रिकमेंड कर सकते हैं। बेहतर है ना, एक एक इनकैपेबल और इस तरह का कोई फॉल्टी अगर, है ना, जीन है और उस तरह का कोई बच्चा अगर बर्थ हो इससे पहले है, क्या हम उसे अबॉर्ट करा दें? क्योंकि एक है ना, उसको बहुत ज्यादा सफर करेगा वो इन सब प्रॉब्लम से, तो बेहतर है कि अबॉर्शन कराया जाए उसका, है ना। तो अगर हम डिजीज को बहुत पहले ही अगर डिटेक्ट कर लें और अगर वो डिजीज क्योरेबल नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योर करने का, तो हम अबॉर्शन करा सकते हैं ऐसे बच्चों का। समझे? हम्म। डायग्नोसिस ऑफ द Yes, sir. प्लांट, diagnosis of the plant pathogen. Many diseases of the plants can be detected by using PCR. For example, viroids, है ना, associated with the apple, grapes, ये सब, है ना, viruses like TMB, है ना, tobacco mosaic virus, bean yellow mosaic virus, etc. बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्सेट्रा। तो प्लांट पैथोजन जो है उनको भी ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। हम्म।
And in plant paleontology, PCR is used to clone the DNA fragments from mummified remains of the humans and extinct animals like woolly mammoth and dinosaurs. है ना? तो PCR used to clone the DNA fragment from the mummified remains of the humans and extinct animals like woolly mammoth and dinosaurs. तो हम पैलेंटोलॉजी में भी काफी इसकी स्टडी कर सकते हैं कि इसका डीएनए किससे मैच कर रहा है, उनके रिलेशन को पता लगा सकते हैं, उनकी फाइलोजेनी को पता लगा सकते हैं। समझे मेरी बात? हेलो यस हेलो सर। बच्चों। Yes, तो sir. हम इस तरह से और भी बहुत सारे यूजेस हैं पीसीआर के, है ना? तो इस मतलब इट्स वेरी यूजफुल टेक्निक। पीसीआर इज अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारी चीजों में इसका यूज करते हैं, पैलेंटोलॉजी में यूज करते हैं कि उसके डीएनए को जो भी हमें फॉसिल्स मिले हैं उनके डीएनए को एम्पलीफाई करके वी कैन, है ना, रिलेट विद सम अदर ऑर्गेनिज्म, और हम देख सकते हैं कि ये ऑर्गन किससे मैच करता है, इसका डीएनए किससे सिमिलर है। तो इनको फालोजेनेटिक रिलेशन पता लगाने में हमें आसानी हो। समझे बच्चों? कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? Yes, sir. No, sir. No, चलें sir. आगे, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके आइए ना, अब हम बात करेंगे आपसे। तो ये हमने बात की पीसीआर, हमारा एम्पलीफिकेशन हो गया। अरे अब एम्पलीफिकेशन हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब डीएनए को हम क्या करेंगे? Ligation with vector. लाइगेशन करेंगे। अब लाइगेशन करेंगे, है ना, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। आइए देखें। नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर ना, Yes, ligation of sir. the DNA तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, है ना? तो वेक्टर में डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट करना, तो इसमें हम यूज करते हैं, आपको पता ही है, किसका? डीएनए लाइगेज का। ओके, और हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो एम्पलीफायर जो फ्रेगमेंट है ऑफ डिजायर्ड, है ना, जीन जो है, कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो उसको हम लाइगेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो देख, सिंपल है ये, ऐसे एक, है ना, ये वेक्टर है। तो इस वेक्टर को आपने क्या किया? अब इस वेक्टर को क्या करेंगे? कट करेंगे यहाँ से, और जो आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट है ना, इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट के यहाँ पे क्या करेंगे आप? लाइगेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। नहीं समझे? हेलो? समझ गए सर। ओके, नेक्स्ट है, अब जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बन गया, तो उसको हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे इसके साथ? Transferring into host. ट्रांसफर, है ना, होस्ट के अंदर हम इसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो है ना, 6 है, insertion of rDNA into the होस्ट सेल, है ना? तो होस्ट सेल के हम अंदर हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था क्या करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या, किससे ट्रीट करेंगे उस सेल को? डाइवेलेंट कैटाइन से, यानी Divalent कैल्शियम क्लोराइड cation. से ना, डाइवेलेंट कैटाइन से, और उसमें कैल्शियम क्या करेगा? इट विल क्रिएट द पोर्स, और पोर्स से उसके बाद में, पोर्स से आके वो जो डीएनए के पार्टिकल्स है, है ना, वो पोर्स से आके बिल्कुल उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, उससे अटैच हो जाएंगे। देन क्या करेंगे हम? वी विल गिव हीट शॉक। हीट शॉक पे हम क्या करेंगे? पहले
उसे हम आइस पे रखते हैं, आइस पे रखने के बाद में वापस उसे हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 42 डिग्री सेल्सियस, अगेन वी है ना पुटिंग बैक ऑन आइस। ठीक है, तो दैट वाइडन द पोर्स, ये पोर्स को क्या करेगा, वाइडन करेगा। नाउ सेल इजीली टेक अप द नेकेड डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका मैंने डायग्राम भी आपको बताया था। हेलो बच्चों, Yes, sir. ये बात समझ में आई आपको या नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको अब समझ ये याद है, नहीं मैं बता चुका हूं आपको, ये कॉम्पिटेंट होस्ट के समय वही प्रोसेस है, ये वही सेम Yes, sir. प्रोसेस है। याद है। ठीक है, तो अब हम चलें आगे। Yes, sir. आइए कल नेक्स्ट नेक्स्ट है 7th, कल्चरिंग ऑफ host cell in a nutrient medium, okay, at a large scale। लार्ज स्केल, समझ गए? for obtaining foreign gene product। ठीक है, हेलो हेलो बेटा, ना आप सुने, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं 7th। तो अब हम क्या करेंगे, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम एट अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जो भी जीन प्रोडक्ट है उसको लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। कल्चरिंग। अब देखिए, छोटे स्केल पर सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज से हम छोटे छोटे कल्चर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पायलट कल्चर। क्या कहते हैं उन्हें हम, पायलट कल्चर। छोटे लेवल पे किसी भी फ्लास्क में या कहीं पर भी कल्चर छोटे छोटे पॉट्स में किया जा सकता है। आई वाज जस्ट फॉर अ पर्पज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के पर्पज से तो हम कैसे भी कर सकते हैं उन्हें, ऐसे इस तरह के कल्चर को हम क्या कहते हैं, पायलट कल्चर। क्या कहेंगे इसे हम, पायलट कल्चर, स्मॉल स्केल पर। लेकिन अगर हमें बड़े स्केल्स पे कल्चर करना है ना, एक देखिए एक बड़ी पॉपुलेशन तक उस मेडिसिन को, ड्रग्स को पहुंचाना है, तो फिर हमें उन्हें लार्ज स्केल पर क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। ठीक है, और लार्ज स्केल पे अगर हमें कल्चर करना है तो वी नीड सम, क्या, हमें कुछ स्पेसिफिक जो है ना वेसल्स की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? और इसके अलावा वेसल्स के अलावा हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, किस कंडीशंस पे वो सारी चीजें ग्रो करेंगी, समझे? आइए जरा कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होंगी उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये आपको दिख रहा है क्या? यस सर। तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हमें अगर लार्ज स्केल पे हमें ऑब्टेन करना है तो क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, देखें। आइए, न्यू फैक्टर कम इनटू प्ले व्हेन द प्रोसेस हैज टू स्केल अप फ्रॉम पायलट प्रोडक्शन टू फुल स्केल, है ना। अगर हमें फुल स्केल पर अगर हमें कल्चर करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है? समझे आप मेरी बात, नहीं समझे? अगर हमें इसे फुल स्केल पे कल्चर करना है देन हमें क्या करना पड़ेगा, किस किन कंडीशंस का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ओके बच्चों। Yes, sir. यस सर। देखें, फॉर दिस वी शुड मेंटेन aseptic कंडीशन।
एसेप्टिक कंडीशन का मतलब आप समझते होंगे, है ना, यानी वहां पे कोई दूसरे पैथोजेंस ग्रो ना करें। ठीक है, तो अगर हमें फुल स्केल पे मानिए 100 से लेकर 1000 लीटर तक अगर हमें वो प्रोडक्ट हमें चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो, आई बात समझ में, है ना। तो उसके लिए फिर हमें है ना किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, देखें। मेंटेनिंग द एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक मीन्स वहां पर इन्फेक्शन नहीं हो, सेप्टिक मीन्स इन्फेक्शन, एसेप्टिक यानी स्टेराइल, स्टेराइल कंडीशन। ओके, तो मेंटेनिंग एसेप्टिक कंडीशन, इट इज इजी टू contaminate both inputs and outputs to the main fermenter। ठीक है, तो बहुत बहुत इजीली जो है फर्मेंटर, फर्मेंटर क्या है अपन बात करेंगे अभी। फर्मेंटर जिसमें फर्मेंटेशन होगा, जिसमें प्रोडक्ट बनेगा, वेसल्स। नहीं समझे आप मेरी बात? हेलो, रिप्लाई। अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. तो फर्मेंटर क्या होते हैं, जिनके अंदर हम कल्चर करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर। तो बहुत इजी है कि कंटेमिनेट हो सकता है ना, इनपुट आउटपुट के समय। तो हम वहां पे कैसी कंडीशन हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, एसेप्टिक। ठीक है, देन Yes, sir. physical factors such as mixing and aerating the media medium and getting rid of waste, है ना, heat create the biggest problem in moving from one scale to another। तो फिजिकल फैक्टर जैसे कि मिक्सिंग एंड एरेशन, ये सारी प्रॉब्लम, है ना, एंड जो मीडियम है, एंड गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट हीट क्रिएट द, है ना, वेस्ट जो निकलता है उसकी जो हीट होती है, दैट क्रिएट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मूविंग फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। तो ऐसे वेसल से हमें तैयार करने पड़ेंगे जहां पे एरेशन की, हीट की, इन सब की प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, to supply enough oxygen in large scale cultures, air must be forced through the medium because the simple agitation used at the laboratory scale is adequate। है ना, सिंपल एजिटेशन जो है वो लेबोरेटरी स्केल पर तो सफिशियंट है, बट स्मॉल बबल्स आर एडिक्वेट, है ना। हेलो, सिंपल एजिटेशन यस यूज एट सर। द, है ना, जो लेबोरेटरी स्केल पर हम जो सिंपल एजिटेशन यूज करते हैं वो यहाँ पर सफिशियंट नहीं होगा, वो यहाँ पर सफिशियंट नहीं होगा, समझे। स्मॉल बबल्स आर मोर इफेक्टिव देन लार्ज बबल्स, सो स्पार्जर इज यूज्ड। किसका यूज करते हैं, स्पार्जर। क्या है, अ ट्यूब विद स्मॉल होल्स, है ना, ट्यूब जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो किसका यूज किया जाता है, स्पार्जर का, टू फॉर्म बबल्स, है ना। स्पार्जर जो है वो क्या फॉर्म करेगा, बबल। समझे, जैसे आपने इनो डाला होता है ना, कभी इनो पानी में डाला है, वैसे जो बबल्स बनते हैं, दैट इज स्पार्जिंग, उसी को स्पार्जिंग, है ना, उस तरह से। हेलो, Yes, यस sir. सर। हाँ, एंड द मिक्सर में ऑल्सो बी स्टिर्ड, है ना, उसको हम, उसको घुमाना रहता है ना, स्टिर करना होता है। जैसे अपन डालते हैं ना ग्लास, ग्लास में कुछ पानी सॉल्यूशन डाल के फिर चम्मच से घोलते हैं, इस तरीके से उसको घुमाना पड़ता है। ठीक है, Yes, एंटी sir. फॉर्मिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द फॉर्मिंग, है ना, कॉज बाय स्टिरिंग एंड एरेशन। जब हम उसमें एयर डालते हैं, उसे घुमाते हैं, स्टिर करते हैं, तो उसमें फॉर्म बन सकता है। क्या बन सकता है, फॉर्म, समझे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स, जो फॉर्म के बनने को रोके। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कूलिंग वाटर मस्ट बी सर्कुलेटेड अराउंड द फर्मेंटर। तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है लार्ज स्केल पर, तो हीट भी बढ़ती है, तो कूलिंग वाटर जो है वो सर्कुलेट होते रहना चाहिए वेसल्स के आसपास में, फर्मेंटर के आसपास में, जिसको उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे। ओके, सर यहाँ पे हीट से क्या नुकसान होगा? भाई अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका जो
मल्टीप्लिकेशन जो जो ग्रोथ है वो कम होने लगेगी ना, उन्हीं पे इफेक्ट होने लगेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। Okay, sir. समझे? Yes, sir. टू कीप कंडीशन कांस्टेंट सच एज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पीएच, ऑक्सीजन concentration throughout the medium on large scale, ठीक है, sophisticated monitoring device and control process are needed। तो कीप कंडीशन कांस्टेंट रखना चाहिए, है ना, जैसे सच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पीएच, ऑक्सीजन concentration throughout the medium on a large scale, है ना, sophisticated monitoring devices and control process are needed। समझे? तो ये सारी चीजें अगर हम लार्ज स्केल पर अगर हमें प्रोडक्शन चाहिए तो वी शुड, है ना, टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। समझे क्या आप? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम Yes, इसके sir. अंदर? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? No, sir. ओके, तो आइए आगे चलें। चलूं क्या मैं आगे? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो तरह के कॉमन जो फर्मेंटर हैं जिनका हम यूज करते हैं, देखें। देखिए, आई थिंक आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ठीक है। तो ये जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड फर्मेंटर। फर्मेंटर, वेसल्स को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटर, है ना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? फर्मेंटेशन। हेलो, Yes, sir. है ना। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? फर्मेंटर। और इनमें क्या होता है? फर्मेंटेशन। क्या होता है इनमें? फर्मेंटेशन। समझे आप मेरी बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो लार्ज स्केल पर करने के लिए हमें पूरा ये सिस्टम चाहिए होता। तो कॉमन जो है दे जो फर्मेंटर हैं, तो पहला वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल स्टिर टैंक बाउ रिएक्टर, है ना। ये सब देखिए पूरा घूमता है, मोटर है यहाँ पर, है ना, ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये पूरा, है ना, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसे घूमता है, दिख रहा है आपको ये ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे घूमता है ये। हेलो, दिखाई दे रहा यस है सर। आपको, है ना। यस सर। हाँ, तो ये पूरा देखिए आप, तो पहला वाला जो है दैट इज द स्टिर टैंक बायो रिएक्टर। क्या है ये? सिंपल स्टिर टैंक बायो रिएक्टर। ये सब देखिए फॉर्म ब्रेकर है ना, यहाँ पे फॉर्म ब्रेकर है, फ्लैट ग्रेडेड कल्चर ब्रॉथ, है ना, एसिड बेस पीएच कंट्रोलर है ना, स्टीम फॉर द स्टरलाइजेशन, है ना, कि कोई जो जम्स वगैरह ग्रो ना करे यहाँ पे। एंड देखिए ये है, ये देखिए है ना, ये स्पार्स टैंक है। दूसरा जो है स्पार्स स्टिर टैंक बायो रिएक्टर, थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्स्ड, ठीक है। तो देखिए, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, एंड बबल्स जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। आई बात समझ में? तो ये जो है, Yes, sir. ये, और यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, ये घूमता है। तो ये जो है, ठीक है, जैसे बिल्कुल वैसे ही आप समझे जैसे इनो में होता है ना, इनो में फॉर्म वो ऐसा होता है, स्पार्जिंग उसको कहते हैं हम, स्पार्जिंग। ठीक है। तो दो तरह के आपको मिलेंगे फर्मेंटर, सिंपल स्टिर टैंक बायो रिएक्टर और स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायो रिएक्टर। समझे मेरी बात? देखा आपने? हम्म, यहाँ तक कोई Yes, sir. प्रॉब्लम है आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब जो कल्चर करने के लिए जो तरीके हैं, दो तरीके का कॉमन जो कल्चर है वो दो तरह का होता है। बैच कल्चर,
एंड कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर एंड कौन सा? हेलो, एक मिनट। बैच कल्चर और कौन सा कल्चर है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब, बैच कल्चर और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? बैच कल्चर कभी सुना आपने? बैच एंड कंटिन्यूअस कल्चर। हेलो। यस सर। बैच कल्चर, एक मिनट में लिख दूं। तो बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर, तो ये सुना है आपने? क्या है ये बैच कल्चर क्या है और ये कंटिन्यूअस कल्चर क्या है? ये क्या चीज है ये? सर नहीं सुना। ओके, कोई बात नहीं, आइए देखें। इन केस ऑफ बैच कल्चर जरा समझना। बैच कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, एक ही साथ सारा जो रॉ मटेरियल है, मैंने मैंने रॉ मटेरियल मतलब बैक्टीरियल सेल है ना, बैक्टीरियल सेल, वो डाल देते हैं। और एक साथ है ना, और सारा न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उसको भी एक साथ डाल देते हैं। और एक साथ में ही सारा कल्चर करके प्रोडक्ट को एक साथ ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। नहीं समझे? जैसे आपने समझ लो, सिंपल ऐसे मैं आपको बताऊं, आपने एक कुकर लिया, कुकर में आपने राइस एंड पल्सेस डाल दिए, मिक्स किया, और उसके बाद में आपने गैस पे रखा, एंड देन सारा प्रोसेस जो हो गया, मतलब आपने बीच में कुछ देखा नहीं, बन गया, और एक साथ फिर आपने उससे निकाल लिया। आई बात समझ में? तो बैच कल्चर का मतलब क्या होता है कि यू ऐड द न्यूट्रिएंट मीडियम वंस and you take the culture out once. After that, clean the vessel. Then again you pour the new culture media and nutrient and, नहीं समझे मेरी बात? मतलब एक बार में पूरा सब प्रोसेस करके, समझ गए सर। है ना, तो दैट इज कॉल्ड बैच कल्चर। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, हम न्यूट्रिएंट मीडियम को क्या करते हैं, जैसे कोई न्यूट्रिएंट मीडियम है, ऐसे समझ लो, हमें हमें 10 kg ग्लूकोज डालना है। कितना? 10 kg। तो 10 kg ग्लूकोज को हमने किस तरह से देंगे हम? टू 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 टू। पहले 2 kg डाला, फिर 2 kg डाला, फिर 2 kg डाला, 2 kg डाला। और ये जो बैक्टीरियल सेल है, जो बायोमास है, उसको पहले इतना हमने डाल दिया है ना, थोड़ा डाल दिया, वो भी चलो 10 किलो ही है ना। तो पहले 2 किलो, 2 किलो ग्लूकोज, इसका कल्चर हो गया, फिर इसका कल्चर, फिर इसका कल्चर, फिर इसका कल्चर। नहीं समझे मेरी बात? तो इतना निकाल लेंगे, इतना कल्चर हो गया, इसको निकाल लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम को पेरियडिकली हम ऐड करेंगे, और कल्चर जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको हम निकालेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके। नहीं समझे? समझ लेकिन गए पूरा सर। क्लीन नहीं करेंगे, लेकिन उसको पूरा क्लीन नहीं करेंगे, मतलब हम ऐड करते जाएंगे न्यूट्रिएंट मीडियम, और निकाल, जैसे अब मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे चक्की जानते हैं? चक्की 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 जहाँ पे है ना, आटा गेहूं गेहूं को वो करते हैं, ग्राइंड Yes, sir. करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें गेहूं गिरता जाता है, वहां से हम आटा निकालते जाते हैं, इस तरीके से। समझे? हेलो। ओके सर। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस कल्चर में क्या करेंगे, और इस कंटिन्यूअस कल्चर में देखिए होता क्या है, आपने अगर सुना होगा कभी, जैसे आपने ईस्ट वगैरह सेल में देखा होगा कि जब ईस्ट सेल जब वो फर्मेंट करती है तो अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाता तो वो ईस्ट को ही मारने लग जाता। नहीं समझे? यस सर। तो उनकी जो समझ गए सर। बैक्टीरियल सेल है, उसकी जो मतलब जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिव स्टेज है, वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बैच कल्चर में, है ना। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज मतलब समझते हो आप? मींस फिजियोलॉजिकली एक्टिव स्टेज।
समझे? यस सर। तो कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, देखिए हम फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं, फ्रेश बायोमास डाल रहे हैं, तो सेल क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी। प्रोडक्ट स्टोर नहीं हो पा रहा है तो वो सेल्स की ग्रोथ को इनिबिट नहीं करेगा। समझे? हेलो? नहीं सर। Yes, sir. किसको, किसी को समझ में नहीं आया? मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया? कोई सर बच्ची मुझे बोल। समझ नहीं आया। हाँ अच्छा, क्या क्या नाम है बेटा आपका? आयुषी। आयुषी। ओके आयुषी, देखो आयुषी, देखो अब मैं आपको बताऊं। ऐसे आपने एक क्या लिया, आपने कैसे बताऊं मैं तुम्हें, चलो सिंपल ऐसे ही सुनो। कि आपने क्या किया कि आपने एक वेसल लिया है ना, एक डब्बा लिया, आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आपने बायोमास, बायोमास मतलब वो बैक्टीरियल सेल, इकोलाई जो भी बैक्टीरिया वो डाल दिया, और उसके अंदर आपने जो वो ग्लूकोज कंज्यूम करेगा है ना वो डाल दिया, न्यूट्रिएंट मतलब जो भी न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज है, जो भी है, लैक्टोज है, वो सब डाल दिया उसमें, है ना। अब अब क्या होगा, अब वो फर्मेंट करेगा, फर्मेंट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट एक साथ ही हम निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही जो सेल्स का, वो सेल्स की ग्रोथ को क्या करने लगेगा, इनहिबिट करने लग जाएगा। सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, उनको क्या करेगा वो, जो उसकी एक्टिव स्टेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगा। नहीं समझे? यस सर। तो वो इमीडिएटली, मतलब जैसे बिगिनिंग में एक्सपोनेंशियल फेज होगी, एक्टिव स्टेज होगी फिजियोलॉजिकली, और जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ेगा, एक्टिव स्टेज क्या हो जाएगी, वो लैग फेज हो जाएगी, सेल्स कैसी हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। यस सर। ओके। जैसे मैंने आपको बताया था, आप कभी पढ़ना आप कि जो वो ईस्ट के है ना फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल बनाई जाती है, तो जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो ईस्ट को मारने लग जाता है। तो अब जैसे ही ईस्ट को मारने लग जाएगा तो वो क्या क्या आ जाएगी, लैग फेज आ जाएगी, वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव स्टेज खत्म हो जाएगी। यस सर। अब इसमें हम क्या करते हैं, हर बार ताजा ताजा हमने न्यूट्रिएंट डाला, फ्रेश न्यूट्रिएंट डाला, फ्रेश बायोमास निकाला, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किया, उधर से हम डालते जा रहे हैं, इधर से हम प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल जो है वो कैसी स्टेज मेंटेन रहती है, एक्टिव। यस अभी भी सर। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे आयुषी? हम्म। समझ गई सर। समझ गए? तो ये दो तरह के कल्चर हैं, देखो सबके अपने डिमेरिट है, सबके अपने मेरिट्स हैं। आई बात समझ में? आपको कंटिन्यूअस कल्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत फास्ट, मतलब बहुत ज्यादा वो रहने की, मतलब एक्टिव रहने की जरूरत है। आपको वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको देखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस उसके साथ में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? जबकि बैच कल्चर जो है उसमें एक बार डाल दीजिए और आप ऐसे करते रहिए, और अपने आप वो अपने आप होता रहेगा। आई बात समझ में? तो सबके अपने अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक और कल्चर बनता है जिसमें दोनों की क्वालिटीज है। क्या क्वालिटी है, देखें, एक मिनट। तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला, इस कल्चर को हम कहते हैं फैट बैच कल्चर। फैट बैच कल्चर देखें, तो इस फैट बैच कल्चर में क्या होता है, ये दोनों के बीच का है। इसमें क्या करें, जैसे न्यूट्रिएंट है, मान लो हमें 25 kg ग्लूकोज ऐड करना है इसमें, है ना, तो हम उसको कितने में कर देंगे, ऐसे 55 55 55 55। समझे मेरी बात? हम न्यूट्रिएंट तो हम एक इंटरवल के बाद डालेंगे, लेकिन प्रोडक्ट एक ही साथ निकालेंगे। नहीं समझे? हेलो बेटा, हेलो बच्चों, यस हेलो सर। बच्चों, यस आपको सर। सुनाई दे रहा है क्या? आपको सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। तो हम फैट बैच कल्चर में क्या करते हैं, इन फैट बैच कल्चर वी एड द न्यूट्रिएंट, है ना, इन इन इंटरवल्स, है ना, रेगुलर इंटरवल्स, बट वी एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट वंस। हेलो? यस सर समझ गई। समझ गए? तो दैट कल्चर इज कॉल्ड फैट बैच कल्चर। तो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज को हमने इसमें रखा है फैट बैच कल्चर के अंदर। क्लियर?
Yes, सर तो sir. इस वाले कल्चर में वो प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन थोड़ा सा तो बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप हर बार नहीं, तो प्रोडक्ट उतना ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ डाल देना, प्रोडक्ट अचानक से बहुत बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो उतना ज्यादा इनिबिट नहीं करेगा। नहीं समझे आप मेरी बात? ओके सर। है ना? तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि उस दोनों के बीच का हमने लेके चले हैं हम इसमें। क्योंकि आपने कुछ आपने थोड़ा सा न्यूट्रिएंट मीडियम डाला तो उतना यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट उतना बन जाएगा, फिर और डाला उतना। और इसमें क्या होता है, बैच में आपने सारा कुछ एक ही साथ डाल दिया, 25 kg एक ही साथ डाल दिया, तो अचानक से सेल्स एकदम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, जो है ना, जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है, तो वो सडनली एकदम बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, करेगा तो, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? हेलो? यस सर। क्लियर हुआ? इसमें कोई परेशानी है आपको तो बोलें, अगर कुछ है तो। हम्म? नो सर। सर कंटिन्यूअस कल्चर एक बार फिर बता दो। कौन सा बेटा? कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रिएंट मीडियम को ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 5-5 kg हमने डाला, और बायोमास, बायोमास मतलब बैक्टीरियल सेल, है ना, कि जो बायोमास हम ऐड कर रहे हैं वो और न्यूट्रिएंट मीडियम को हम एक इंटरवल पे ऐड करेंगे, और साथ में वो प्रोडक्ट को उस समय निकालते जाएंगे। 5 kg ग्लूकोज वाला उतना बन गया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, इनलेट होगा उसके लिए, वहां से निकलता रहेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी निकलता रहेगा, उधर से अपन बायोमास और न्यूट्रिएंट मीडियम भी ऐड करते रहेंगे। नहीं समझे? समझ गई सर। है ना? देखो, इन दिस वे, एक मिनट, जैसे कंटिन्यूअस कल्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक इनलेट है, इसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे इनलेट है, इसके थ्रू हम कंटिन्यूअसली इधर ऐड कर रहे हैं, इधर प्रोडक्ट बन रहा है और निकलता भी जा रहा है। समझे? यस सर। हाँ। जबकि बैच कल्चर में क्या है, ये कुछ इनलेट फिलेट है ना, ये सब जो है यहाँ पे एक साथ में ही सब कुछ डाल देंगे। जब कुछ होके सारा प्रोसेस मल्टीप्लाई फर्मेंटेशन होगा, प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा, प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सारा बायोमास जो खराब हो गया है, वेस्ट है, वो सारा वेस्ट को निकालेंगे, फिर नया फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे। ये इस तरीके से हम बैच कल्चर होगा। हम्म? हेलो? हेलो बेटा? यस सर। यस सर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो बोले, फिर हम आगे चलेंगे। हम्म? बोलते ही नहीं है आप लोग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हम्म? क्या हम आगे चलें या कुछ पूछना है आपको? सर आगे चलते हैं। ओके फाइन। आइए, और लास्ट इसका जो प्रोसेस है, दैट इज द डाउन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना? तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है? तो अब ये देखिए, जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो हम सबसे पहले उससे क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन बहुत सारी बातें होंगी, क्वालिटी कंट्रोल, है ना, क्वालिटी कंट्रोल उसका जो है, टेस्ट उसका, है ना, उसके पूरा उसका टेस्टिंग से गुजरेगा वो, है ना, जो भी उसके टेस्ट होते हैं, जिस तरह का, देखिए, प्रोडक्ट के हिसाब से टेस्ट बदलते रहते हैं। अगर वो ड्रग है तो उसका टेस्टिंग अलग होगी, कोई एडिबल है, खाने वाली चीज है, उसकी टेस्टिंग अलग होगी। तो टेस्टिंग जो है, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टेस्टिंग क्या होती है, चेंज होती है। समझे आप मेरी बात? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी कंट्रोल, ये सब चीजें जो है इसके अंदर आती हैं, है ना, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल,
कंट्रोल, पैकेजिंग एंड सेलिंग। आई बात समझ में? Yes, sir. तो आपको अब एक प्रोसेस कितनी जरूरी है इसे आप सोच सकते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। एक कंपनी है अमेरिका की, एली लिली, सुना है आपने? एली लिली ये इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन। इसकी कंपनी में 200 स्टाफ्स हैं। कितना स्टाफ है इस कंपनी में? 200 स्टाफ। उसमें से 90% सिर्फ किस में इन्वॉल्व है? इंसुलिन का जो प्रोडक्ट है, उस इंसुलिन के प्रोडक्ट की बात, एली लिली की बात, पूरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका जो इंसुलिन वाला जो आना प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितना स्टाफ काम करता है? 200। और उसमें 90% स्टाफ जो है दैट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ओनली, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। नहीं समझे? हेलो, हेलो बच्चों। समझ गए सर। तो इट इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अभी अब बन गया, अब चीजें कहाँ जाएंगी? ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन पे जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेक केयरिंग, सबसे ज्यादा लाइक यहाँ पर स्ट्रिक्ट वो सब क्वालिटी कंट्रोल, वो सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। क्योंकि अगर कोई भी गलत चीज ह्यूमन पॉपुलेशन पे चली गई तो विल बी, है ना, डिजास्टर, बहुत बहुत जो है प्रॉब्लम हो सकती है। आई बात समझ? जैसे चाइना ऑलरेडी प्रॉब्लम इतनी है ना, चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट कर ही दी हम लोगों के लिए। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है, समझे नहीं समझे? कोई भी कोई प्रोडक्ट गलत हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। तो बिना पूरा क्वालिटी कंट्रोल, बिना टेस्टिंग के उनको हम ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं जाने देते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर? क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। ठीक। तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल मैंने आपको दोबारा बताया कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग टेस्टेज होते हैं, है ना। टेस्ट जो है, टेस्ट जो भी है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। क्वालिटी कंट्रोल की जो प्रोसेस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, है ना। तो वो वेरी करेगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? बच्चों, Yes, sir. तो यहाँ पर हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं क्या? प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ओके, समझे? आई सो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक? नो सर। तो पहला जो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। उसके जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशन है, उन सब की बात करेंगे। क्लियर? ओके सर। सो Yes, यहाँ sir. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आयुषी? No, sir. नो? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, नो sir. सर। ओके, तो आप इसको अच्छे से कीजिए। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बायो आज के समय में 12th क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बायोटेक से आते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अच्छे से इसको स्टडी करें आप लोग। कोई प्रॉब्लम है पूछें। ठीक है, और इसके साथ आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास। ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक्स सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय। Bye, sir. बाय बेटा।